अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को एक बात ये ध्यान रखनी है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि आपको पता है इस समय कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 की थर्ड वेव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना जान लो कि उत्तर प्रदेश में केसेस ना आने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, इलेक्शन आने वाला, इसीलिए केस नहीं आ रहे हैं। अगर केस आ गए तो आप लोग ये समझो इलेक्शन आगे बढ़ेगा और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन आगे बढ़े। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पढ़ाई तो करना ही है, साथ में आप लोगों को अपनी हेल्थ का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है ना। उसके बाद पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीएस और जीके का सिलेबस डिस्कस किया था, उसके बाद मैंने बताया था कि अपन पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले अपन जानेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करें, अब एक बात याद रखना, यहाँ एक पॉलिटी सब वर्ड होता है, एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इससे जो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन होता है उसका अप्लाइड जो फॉर्म होता है उसी को हम पॉलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली आपका कहीं भी पॉलिटी नहीं लिखा गया होता, आपका क्या लिखा गया होता है, संविधान, मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपके देखो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपने इस क्लास को ठीक से देख लिया, उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस को ठीक से कर लिया, तो आप ये समझेंगे कि आप 5 से 6 क्वेश्चन बनाने में इस पोजीशन पर आ जाएंगे कि आप इजीली 5 से 6 क्वेश्चन बना सकें। अब मैंने ये क्यों नहीं बोला कि आप 7 से 8 क्वेश्चन बना सकते हैं, बना सकते हैं आप 7 से 8 क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन कोई छोटा सा सब्जेक्ट नहीं जिसको हमने पढ़ लिया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमने क्वेश्चन कर लिया। हमको पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन को करने के लिए देखो आईएएस पीसीएस वाले बच्चे भी कभी कभी इसमें मात खा जाते हैं और वो पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप मान के चलते हैं कि आप 6 क्वेश्चन भी कर लेते हैं या 5 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं, तब भी आप अच्छी पोजीशन पर होंगे, मतलब जीएस में आप अच्छी पोजीशन पर होंगे। तो आपको ये करना है कि इतने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर मैं पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं एक क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछा जाता है, पूछा भी गया है, मैं पहले वो क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वोच्च क्या है, सर्वोच्च क्या है। यहां आपके 4 ऑप्शन होंगे। पहला आपका हो गया न्यायपालिका, ठीक है। दूसरा आपका हो गया संसद, थर्ड आपका हो गया संविधान, ठीक है। न्यायपालिका, संसद, संविधान और चौथा मैं दे दूं कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, या चौथा ऑप्शन आप ये लिख सकते हैं राष्ट्रपति आप लिख सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है कि भारत की अगर बात होती है तो भारत में जो आपका सर्वोच्च है वो संविधान ही रहेगा। अब क्यों संविधान रहेगा? संविधान के अंतर्गत हम संसद को पढ़ते हैं और संविधान के अंतर्गत नगर पालिका और न्यायपालिका को पढ़ते हैं और संविधान के अंतर्गत ही हम किसको पढ़ते हैं? राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। तो भारत में जो सर्वोच्च रहेगा वो कौन सा रहेगा? संविधान रहेगा। ये हमने जान लिया। अब सबसे पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं और सिलेबस को जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको याद रखना है कि सिलेबस से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर मैं इसके सिलेबस को ही डिस्कस करने लगता हूं तो सिलेबस से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि पॉलिटी को आपको, अब क्लासेस कितनी होंगी तो याद रखना आपकी इसकी जो क्लासेस होंगी, क्लासेस आपकी 20 से 24 के बीच आपकी क्लासेस होंगी। तो आपको याद रखना है कि मान लो 1 मंथ में आपका पॉलिटी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 24 आपकी क्लासेस होने वाली है, अगर आपने इनको ठीक से पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए आप इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि इजीली आप किसी भी मतलब क्वेश्चन को आप इजीली बना सकें। ओके, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को कोई भी दिक्कत होने वाली, मतलब आप इजीली 20 से 25 क्लास के बाद आप इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि आप इजीली सभी चीजों को बना सकें, ठीक है। अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। और हमारा जो सिलेबस है, हमारा इसका सिलेबस है काफी वाइड सिलेबस है। हमारा इसका जो सिलेबस है काफी बड़ा इसका सिलेबस है, ठीक है, बहुत इसका बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो इनको हमने
सिलेबस को हमने भाग, मतलब मैं आपको भाग बताता जाऊंगा और भाग के बाद ही मैं एक पहले भाग को उठाऊंगा, दूसरे भाग को उठाऊंगा। तो भाग आपका कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है कि क्वेश्चन आपका आ सकता है कि संविधान संशोधन किस भाग के अंतर्गत आता है, किस भाग के अंतर्गत आता है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, ए बी सी डी, मान लो 4 आपके ऑप्शन होंगे, आपको बताना होगा। या आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा सकता है, क्या पूछा सकता है कि आपातकालीन उपबंध किस भाग के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है कि आपातकालीन उपबंध किस भाग के अंदर आते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, आप, मुझे लगता है अंदर कोई दिक्कत होगी, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो भाग के ऊपर अगर मैं देखूं तो आपका पिछली बार आपका एक क्वेश्चन आया था, तो भाग को पहले हम तोड़ने ना, सिलेबस को मैं तोड़ के समझाऊंगा, तो भाग के बाद ही जब मैं भाग लिखा दूंगा तो वही आपका सिलेबस बन जाएगा और भाग से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं देखूं जो हमारा पहला भाग है, मतलब संविधान में जो आपका भाग 1 है, ठीक है, तो भाग 1 में क्या, भाग 1 में है क्षेत्रफल, भाग 1 में क्षेत्रफल। मैं बोल सकता हूं संघ व उसके राज्य का क्षेत्रफल, समझते ना ये चीज आपको बहुत कम लोगों ने इस तरीके से बताई होगी। संघ एवं उसके राज्य का क्षेत्रफल, ये क्या बात है, ये बात है ये कि संघ मतलब भारत, संघ मतलब पूरा भारत, संघ मतलब पूरा भारत, और राज्य मतलब उसके जितने भी स्टेट है, जैसे यूपी हो गया, या मैं कभी राज्य की डेफिनेशन आपको जब मैं कराऊंगा ना फंडामेंटल राइट कराऊंगा, तो उसमें मैं राज्य की डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, राज्य क्या क्या है। अब संघ क्या, पूरा भारत, तो भारत मतलब इसका मतलब क्या है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्रफल। अगर मैं भारत का मैप देखूं तो संघ एवं उसका भाग, मतलब भारत जो है वो किसको अपनी जमीन दे सकता है या किससे अपनी जमीन ले सकता है, ये आपका आता है आर्टिकल 124 के अंदर में। ये आपका आर्टिकल 124 के अंदर में आता है, मतलब कि अब क्या है कि राज्य मतलब किसको अपनी जमीन दे सकता है, कौन से दूसरे स्टेट को। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की आपकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश, और आपकी लगती है दिल्ली से, और आपकी लगती है मान लो उत्तराखंड से। तो ये है कि किस मतलब अनुच्छेद के तहत वो अपनी उत्तराखंड को सीमा दे सकता है या उससे सीमा ले सकता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ेंगे किस, जैसे भारत ने, मतलब मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा, भारत ने बांग्लादेश को अपनी कुछ सीमा दी थी, मतलब कुछ अपना जो, मतलब उनका जो वो था, मतलब इस तरीके से कुछ था गलियारा, तो उसको सीधा करने के लिए बांग्लादेश को कुछ अपनी मतलब कुछ गलियारे दिए थे, गलियारे मतलब इस टाइप का, ये गलियारा, कुछ गलियारे दिए थे और बांग्लादेश से कुछ गलियारे लिए थे, वो आपके इसी के अंदर में आते हैं। क्लियर हो गई बात, मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत होगी। ठीक, मैं तोड़ के पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज। उसके बाद आपका आता है भाग 2। अब भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में सिटीजनशिप मतलब ये भाग आपकी है नागरिकता। देखो ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे आपने भी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा सीएए, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये आपका आया था बिल, अभी कुछ दिन पहले आपका बिल आया था, तो ये आपका सिटीजनशिप में ही आएगा। जैसे मतलब कोई बाहर का व्यक्ति है, अगर भारत में शामिल होना चाहता है, या कोई विदेशी भारत की नागरिकता पाना चाहता है, या कोई भारत अगर अपनी नागरिकता छोड़ना चाहता है, तो ये सब इन चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ओके, ये आपका आ गया आर्टिकल 5 to 11। ठीक, ये क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आते हैं। उसके बाद मेरे भाई आपका है भाग 3, ये आपका इंपॉर्टेंट भाग है, इससे क्वेश्चन आपका आना ही आना एक है, ये समझ लेना आप, ठीक है। तो भाग 3 में आपका आ गया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल
मेंटल राइट, राइट मतलब मूल अधिकार, क्या बोलेंगे इसको हम, मूल अधिकार, मूल अधिकार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें आर्टिकल, इसमें आता बेटा आपका आर्टिकल 12 to 35। तो ये क्वेश्चन क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर फंडामेंटल राइट को हम हटा दें, अगर हम फंडामेंटल राइट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दें तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। जीने का अधिकार, मरने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, कहीं भी बस जाने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी है वो फंडामेंटल राइट में ही आते हैं। अगर ये मैं हटा दूं तो फिर तानाशाही आ जाएगी, मतलब तो गवर्नमेंट जो है वो जो उसका मन है वो करेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फंडामेंटल राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें हम आर्टिकल 12, 13, 14 इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आपका आता है भाग 4। भाग 4, अच्छा मैं इसमें एक बात और बता दूं कि आपके जो भाग थे ना मूल संविधान में, अगर मैं बात करूं मूल संविधान, भाई ये क्या चीज है सर, ये क्या आप नया बता रहे हो, कुछ नया नहीं, ये भी समझाऊंगा इसको। तो मूल संविधान में आपके जो थे 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में आपके 25 भाग हैं। कितने भाग हैं बेटा? 25 भाग हैं। कैसे? देखो, मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान बना था, जब संविधान बना था, ठीक। अब देखो उसमें आपके 22 भाग थे, तो 22 भाग थे, लेकिन भाग अब भी 22 है। अगर मैं देखूं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अब भी 22 है, लेकिन इसमें बहुत सारे उपखंड शामिल कर दिए गए हैं। जैसे 4A शामिल किया गया है, 9B शामिल किया गया है, 9A शामिल किया गया है। इस तरीके के उपखंड इसमें शामिल करके टोटल कितने हो गए? 25। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को कोई भी दिक्कत होगी। अगर मैं भाग 4 को देखूं तो भाग 4 में आपका आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब इसको हम बोलते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP इसको बोलते हैं। ओके, इसमें आपके आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आपका 4A इसमें और जोड़ा गया, जो आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ये आपका हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्य। अच्छा, इसमें क्या है देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में क्या पढ़ेंगे कि हमको क्या क्या अधिकार मिले हैं, संविधान में क्या क्या अधिकार मिले। जैसे मतलब कोई बोलता है कि आप अपने धर्म की प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो आप कहां जा सकते हैं? आप न्यायालय में जा सकते हैं। और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका मतलब क्या हुआ? तो मेरे भाई इसका मतलब हुआ कि राज्य जो है वो अपनी तरफ से क्या क्या आपको देना चाहता है। जैसे आपका हो गया स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार। तो स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो राज्य के नीति, मतलब जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो उन्होंने कुछ मूल अधिकार दिए थे। उन्होंने बोला था कि ये तो बाध्यकारी होंगे ही होंगे, मतलब अगर इनका हनन होता है, अगर इनका नहीं मानते, मतलब आपको कोई स्वतंत्रता पर रोक लगाता है, ये बोलता है कि आप जो है कहीं भी निवास नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने बहुत सारे DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उन्होंने बोला है कि आप जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप जो है गवर्नमेंट्स के बोला है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो है जितने भारत के लोग हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं दें। वो हो गए आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद ये फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। अब ये क्या चीज है? तो मूल कर्तव्य का मतलब है कि अब उन्होंने बोल दिया कि आपको मूल अधिकार दे दिए, आपको गवर्नमेंट से बोल दिया, गवर्नमेंट आप जो है सरकार लोगों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें दी, जैसे आरक्षण जो मूल अधिकार नहीं है, लेकिन आरक्षण आपका जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, इसका मतलब है कि भाई सरकार तो आपको देगी, लेकिन आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। आपका क्या कर्तव्य बनता है? जैसे
पर्यावरण की रक्षा करना, तो ये मूल कर्तव्य में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। या फिर आपकी जो धरोहर है, लाल किला है, ताजमहल है, इनकी आपको रक्षा करना, ये सब आपकी, या फिर सरकार जितनी इमारतें हैं उनकी आपको ध्यान रखना। जैसे कोविड-19 चल रहा है इस समय, ठीक है, तो आपका मूल कर्तव्य क्या है कि आप मास्क लगाकर घूमें। ये आपका, ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये आपका मूल कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, भाग 4A तो लिख लिया होगा आपने। उसके बाद हम देखते हैं भाग 5। अब भाग 5 आपका है संघ। क्या है? संघ। इसमें क्या क्या आता है? तो संघ में आपका आ गया, देखो, राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रधानमंत्री सर मोदी जी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारा उप प्रधानमंत्री कोई भी नहीं है, हमारे उप प्रधानमंत्री, लेकिन इसमें उप प्रधानमंत्री के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। हम यहाँ महा न्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? हम CAG के बारे में पढ़ते हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के बारे में हम जो है यहां पढ़ते हैं। आपका हो गया भाग 5। उसी तरीके से हम एक भाग और देख लेते हैं, आपका भाग 6। आपका हो गया भाग 6, जो कि आपका है 6, ये आपका है राज्य। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? देखो, इसके पैरेलल ही पढ़ते हैं। यहाँ राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो यहाँ राज्यपाल पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ उपराज्यपाल पढ़ते हैं कि यहाँ उपराज्यपाल कोई नहीं होता है यहाँ, इसलिए यहाँ प्रधानमंत्री पढ़ते हैं तो यहाँ मुख्यमंत्री पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ हम उप प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, यहाँ उप मुख्यमंत्री पढ़ते हैं। यहाँ हम महान्यायाधीश पढ़ते हैं, यहाँ महाधिवक्ता पढ़ते हैं, महाधिवक्ता। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने भाग 6 के बारे में देख लिया, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। और याद रखना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति किस भाग में आता है, राज्यपाल किस भाग में आता है, महाधिवक्ता किस भाग में आता है, महान्यायवादी किस भाग में आता है, और आपके इस तरीके CAG किस भाग में आता है, सुप्रीम कोर्ट किस भाग में आता है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। कल हम जो है इसके भाग 6 के आगे देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पढ़ाया हुआ तरीका और ये जो मैंने पढ़ाया है आपको ठीक से समझ में आया हो। और अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ध्यान से अपनी पढ़ाई पर करते रहें, क्योंकि एग्जाम आज नहीं तो कल होने वाला है। आपको अपनी मोटिवेशन को नहीं खोना है। ओके।